अब बात करते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है उसमें जो भी लूप होल्स है उसको फिलअप करके फार्मर को अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइजेस मिल सके, वो इंश्योर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर सोइंग सीजन से पहले कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, ताकि अगर किसी भी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो उससे फार्मर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ये स्कीम का टोटल फंडिंग है 45,550 करोड़। तो ये स्कीम के मेनली 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो इसमें जो भी सेंट्रल नोडल एजेंसीज है जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर के पास से पल्सीज, ऑयल सीड्स एंड कोपरा को प्रोक्योर करती है ताकि फार्मर को अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अच्छी प्राइस मिल सके। दूसरी है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए फार्मर को देती है और फार्मर अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में या तो मंडी में डायरेक्टली सेल करता है तो ये दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में जो भी प्राइस डिफरेंस है वो प्राइस डिफरेंस है ये सब कंपोनेंट के द्वारा फिलअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम पोटैटो की प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर को थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस 20 रुपीज देता है, लेकिन वो फार्मर अगर मार्केट में जाके उसको 40 रुपए में बेचता है तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है वो डिफरेंस ये सब कंपोनेंट फार्मर को देता है। थर्ड कंपोनेंट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्रूटमेंट एंड स्टोकिस्ट स्कीम। ये बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि पहले कंपोनेंट जैसा ही है, हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे प्राइवेट कंपनीज ऑयल सीड्स को फार्मर के पास से प्रोक्योर करेगी। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स को रिलीज किया है। इसके बारे में जाने तो आयुर्वेद में जितने भी डिसीजेस को डिस्क्राइब किया गया है ये कोड्स ने उसको अलग अलग पेरेंट कैटेगरी के तहत क्लासिफाई किया है। ये जो मॉर्बिडिटी कोड्स है वो नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी कि नमस्ते पोर्टल पे ये पूरे कोड्स अवेलेबल है और ये कोड्स को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मेंटेन करता है। अब बात करते हैं सीएम फंड एंड कंपनीज एक्ट के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये क्लैरिफाइड किया है कि जो भी कंट्रीब्यूशंस सीएम्स रिलीफ फंड या तो स्टेट रिलीफ फंड में डोनेट किया जाता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं आता। हालांकि जो पीएम केयर्स फंड में जो भी डोनेशन दिया जाता है वो सीएसआर के लिए क्वालिफाई हो सकता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी जो बिजनेस एंटिटी होती है उसकी एक एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो वो अपने बिजनेस के साथ अलग अलग सीएसआर एक्टिविटीज जैसे कि कोई भी विलेजेस में स्कूल को क्रिएट करना या तो कोई हॉस्पिटल को क्रिएट करना, वो सब एक्टिविटीज सीएसआर के अंडर आती है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस एंटिटी को पिछले 3 साल के एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट में से एटलीस्ट 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ता है। तो जो सीएसआर के नीचे जितनी भी एक्टिविटीज़ आती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 8 में लिस्ट की गई है। ये एक्टिविटीज़ में आता है हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, सैनिटेशन या तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई भी इनिशिएटिव को चलाना, फिर जेंडर क्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड डिफरेंशियली एबल्ड, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक लाइब्रेरीज को क्रिएट करना, आर्म फोर्सेज, वेटरन्स या तो वॉर विडोज के लिए कोई भी इनिशिएटिव चलाना, रूरल एरिया में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो प्रोग्राम चलाना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी या तो वुमेन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए जो भी फंड क्रिएट किया है उसमें कंट्रीब्यूट करना। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टार्टअप को फंड किया गया है वैसे स्टार्टअप के लिए और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज की जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में रिसर्च करती है उनके प्रमोशन के लिए कोई भी इनिशिएटिव चलाना। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट और लास्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये सभी एक्टिविटीज सीएसआर के लिए क्वालिफाई होती है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी 48,000 करोड़ की 3 स्कीम निकाली है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव
इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में जो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ जो भी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड्स है, वो सब सेक्टर्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ये स्कीम के नीचे अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई भी अगर प्रोडक्ट को क्रिएट करता है और उसको सेल करता है, तो उस पे नेक्स्ट 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसके टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 4 to 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम का टोटल बजट है 40,995 करोड़। सेकंड स्कीम है स्पैक्स यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये स्कीम के नीचे अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो अगर भारत में क्रिएट करती है, तो वो प्रोजेक्ट के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के 25% सेंट्रल गवर्नमेंट वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम का टोटल बजट है 3,285 करोड़। और थर्ड स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स 2.0। 2.0 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सिमिलर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2012 में भी लॉन्च की थी। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एक ऐसी इकोसिस्टम को डेवलप करना कि जहाँ पे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ये स्कीम के नीचे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे यानी कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ऐसे क्लस्टर्स नॉर्मल एरिया में जहाँ पे मिनिमम 200 एकर्स की जमीन होगी और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिनिमम 100 एकर्स की लैंड होगी, वहाँ पे ऐसे क्लस्टर को क्रिएट किए जाएंगे। ये स्कीम के नीचे 2 टाइप के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहला है कि अगर क्लस्टर 100 एकर्स लैंड में क्रिएट किया जाएगा तो उसके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी विद द मैक्सिमम कैप ऑफ 70 करोड़ रुपीज़। और अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर है और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% प्रोवाइड करेगी विद द मैक्सिमम कैप ऑफ 75 करोड़ रुपीज़। ये सब कंपोनेंट का टोटल फंडिंग है 3,762 करोड़ ओवर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। अब बात करते हैं विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। ये स्कीम को रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस है उनको सॉल्व करना। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो टैक्सेस कोई भी इंटरमीडिएटरी के थ्रू गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं कि जिसमें आता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस है कि जो कि इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, ये केसेस को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये स्कीम में 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडियन सिटीजन ने टैक्स डिस्प्यूट को अगर फाइल किया है और वो केस अभी पेंडिंग है, तो वो जो सिटीजन है वो या तो 31 मार्च 2020 से पहले जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है टैक्स का वो पे कर सकता है, और 31 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक अगर वो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट पे करता है तो उसको डिस्प्यूटेड टैक्स के साथ साथ जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है उसका 10% भी पे करना होगा। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो टैक्स डिस्प्यूट में पेनल्टी या तो फी इम्पोज की है, तो उसके लिए जिसके भी ऊपर वो पेनल्टी इम्पोज की है वो सिटीजन 31 मार्च 2020 से पहले टोटल पेनल्टी का 25% पे कर सकता है, या तो अगर वो 31 मार्च 2020 के बाद लेकिन 30 जून 2020 से पहले वो अगर पेनल्टी या तो फी को पे करता है तो उसको टोटल डिस्प्यूटेड पेनल्टी के 30% पे करने होंगे। अब देखते हैं आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में। ये मोबाइल ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गाइडेंस के अंडर डेवलप किया है। ये एप्लीकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी व्यक्ति ये ऐप को डाउनलोड करेगा उसको कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का रिस्क कितना है वो पता लगा सकता है थ्रू आरोग्य सेतु ऐप। तो ये ऐप रिस्क कैलकुलेट कैसे करती है? ये ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी व्यक्ति ने ये ऐप को डाउनलोड किया है उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन का रिस्क कितना है वो व्यक्ति को वो बताती है। फॉर एग्जाम्पल 5 व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और उसमें से सेकंड व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोरोना के सिम्टम है या तो उसको सही में कोरोना है, तो वो आरोग्य सेतु ऐप में अपना स्टेटस चेंज कर सकता है। तो जब भी ये 4 में से कोई भी व्यक्ति ये व्यक्ति के आसपास आते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप ये चारों के फोन में एक नोटिफिकेशन देता है कि आप जो है वो ये व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो आपको कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। तो मतलब इस तरीके से वो किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने का रिस्क कितना है वो बताती है।
अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 450 रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए एक नेशनल पॉलिसी को पब्लिश किया है। ये पॉलिसी के फीचर की बात करें तो ये पॉलिसी रेयर डिसीजेस के कंपाइलेशन यानी कि रजिस्ट्री को फॉर्म करने की सुझाव देता है और ये रजिस्ट्री जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मेंटेन की जाएगी। ये पॉलिसी के नीचे मेनली 3 कैटेगरीज है रेयर डिसीजेस की। सबसे पहली है कि ऐसे रेयर डिसीजेस की जिसमें सिर्फ वन टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत हो। सेकंड कैटेगरी है कि ऐसे रेयर डिसीजेस की जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत हो, हालांकि वो उसकी ट्रीटमेंट की प्राइस लो हो। और तीसरा है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाले रेयर डिसीजेस की जिसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई हो। ये पॉलिसी में रेयर डिसीजेस के पेशेंट को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी इसमें लिस्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंडर जो भी व्यक्ति को ऐसे रेयर डिसीजेस की जो कि वन टाइम ट्रीटमेंट से क्योर हो सकते हैं उसको मैक्सिमम 15 लाख रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरीज है वही ये बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को ओपन डिफेक्शन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया था। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 को 2024-25 तक इम्प्लीमेंट करने का अप्रूवल दिया है। अब फेज 2 की बात करें तो ये मेनली ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस स्टेटस के ऊपर फोकस करता है। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन डिफेक्शन एंड ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस जैसे 2 स्टेटस को लॉन्च किया था। तो मेनली ODF प्लस ऐसे सिटीज या तो रीजन को दिया जाता है कि जहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर पानी की सुविधा हो, उसमें अच्छी तरह का मेंटेनेंस हो। तो अगर वो सब फैसिलिटीज वो डिस्ट्रिक्ट में या तो रीजन में है तो वो रीजन को ODF प्लस स्टेटस दिया जाता है। और जो भी रीजन ने ODF प्लस का स्टेटस हासिल किया है अगर वो अच्छी तरह से सेप्टिक मैनेजमेंट या तो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाता है तो उसको ODF प्लस का स्टेटस दिया जाता है। ये फेज का टोटल बजटरी आउटलेट है 1,40,881 करोड़। तो ये स्कीम के नीचे जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड है उसको इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट क्रिएट करने के लिए 12,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फेज 1 में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के फंडिंग नॉर्म्स थे वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब वो चेंज होके पर पर्सन के बेसिस पे चेंज किए गए हैं। ये फेज के नीचे विलेजेस में ग्राम पंचायत को कम्युनिटी मैनेजमेंट सैनिटरी कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करने के लिए 2 लाख से 3 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फंडिंग के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल और स्टेट का फंडिंग रेशियो 90:10 होगा। बाकी सारे स्टेट में 60:4 है और यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली ये फेज को फंड करेगा। अब बात करते हैं सोलार चरखा मिशन के बारे में। ये मिशन को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। ये मिशन को खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इम्प्लीमेंट करता है। ये मिशन के तहत सोलार चक्र क्लस्टर को सेटअप किया जाएगा। हर क्लस्टर में 200 से लेकर लगभग 2000 तक बेनिफिशियरीज जैसे कि स्पिनर्स है, वीवर्स है, वो सब शामिल होंगे। ईच क्लस्टर को मैक्सिमम 9.6 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी सोलार चरखा है वो सोलर पावर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट किए जाएंगे। तो मेनली ये मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना स्पेशली फॉर वुमेन एंड यूथ और साथ ही साथ रूरल एरियाज में सोलर चरखा क्लस्टर के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम को 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने लॉन्च किया था। ये स्कीम को मेनली 2 प्रोग्राम को मर्ज करके बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के तहत कोई भी बिजनेस एंटिटी या तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक लोन लेना चाहता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट 35% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इम्प्लीमेंट करता है और स्टेट लेवल पे स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एंड बैंक्स ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर हो, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड उसने पास किया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर के इंडिविजुअल या तो कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसको मैक्सिमम ₹100 लाख तक कोलेटरल फ्री
क्रेडिट या तो लोन को प्रोवाइड करना। ये ट्रस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है। तो ये ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी व्यक्ति या तो बिजनेस एंटिटी ने कोई भी बैंक में से लोन लिया है और वो लोन अगर वो वापस पे नहीं कर पाता है तो वो बैंक को ये ट्रस्ट में से उतना फाइनेंशियल अमाउंट पे किया जाएगा। ये ट्रस्ट का एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंटरप्राइज बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं वर्कशीट स्कीम फॉर खादी आर्टिजियंस। ये स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 2008 में लॉन्च किया था। ये स्कीम के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू खादी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिविजुअल वर्कशीट के लिए या तो ग्रुप वर्कशीट के लिए उसके रिस्पेक्टिव एरिया के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। सक्षम एक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है कि जिसको एन्युअली 1 मंथ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूल कंजर्वेशन के मैसेज को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। पीसीआरए के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत एक नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर में फ्यूल कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना। और साथ ही ये गवर्नमेंट को पेट्रोलियम कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज है उसको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं किरण स्कीम के बारे में। किरण स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2014 में लॉन्च किया था। 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितने भी वुमन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे उनको किरण स्कीम के अंडर मर्ज कर दिया। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वुमन साइंटिस्ट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए प्रमोट करना ताकि जो जेंडर गैप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उसको फिलअप किया जा सके। ये स्कीम के नीचे जो भी वुमन 27 से 57 ईयर्स के बीच में है अगर उनका कोई करियर में ब्रेक आता है तो वो साइंस एंड टेक में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 25,000 से लेकर 55,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। अब बात करते हैं सहयोग ऐप के बारे में। सहयोग ऐप को सर्वे ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत लॉन्च किया है। ये ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो भी नेशनली इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जियो टैग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिटी एंगेजमेंट के द्वारा कलेक्ट करना। यानी कि यहाँ पे मैंने सहयोग ऐप का एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है। यहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजन कैटेगरी, सब कैटेगरी और फीचर्स को सिलेक्ट करके कोई भी स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ पे मैंने सहयोग ऐप का एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये प्लेस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसके फीचर्स क्या है और ये प्लेस के बारे में पिक्चर भी ऐड कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के दौरान मैं ये ऐप डाउनलोड करके अगर मुझे पता चलता है कि ये एरिया कंटेनमेंट जोन है या तो यहाँ पे एक ऐसी हॉस्पिटल है कि जिसमें अभी करंटली कोविड-19 की ट्रीटमेंट हो सकती है, तो ये सब चीजें मैं ये ऐप में डाल सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को जो फ्यूचर पॉलिसीज या तो स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं साथी इनिशिएटिव के बारे में। साथी का फुल फॉर्म होता है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना ताकि एकेडमिया, स्टार्टअप्स, लैब्स, रिसर्चर्स वो सब उनको यूज कर सके। तो ये इनिशिएटिव के नीचे 3 साथी सेंटर्स IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर एंड IIT भुवनेश्वर में ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आगे के 4 साल में 5 साथी सेंटर्स को क्रिएट करना। तो अब बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की जो भी नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनको अगले 7 साल में टोटल 70 सुपर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ ज्वाइंट करना ताकि वो अपने रिसर्च को आगे एफिशिएंटली ले जा सके। ये मिशन को जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है और ये मिशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंप्लीमेंट करेगी। अब ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो ड्यूल कोर होते हैं, क्वाड कोर होते हैं या तो ऑक्टा कोर होते हैं, यानी कि उसमें टोटल 8 अलग अलग कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिप्स होती है। हालांकि जो सुपर कंप्यूटर्स है उसमें टोटल 1,20,000 ऐसी कंप्यूटर चिप्स होती है कि जिससे टोटल 833 टेरा फ्लॉप्स का पावर जनरेट होता है। तो अब भारत में ऐसी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी
कहाँ कहाँ पे है, तो भारत में सबसे पहला इंडिजियसली असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में लोकेटेड है। फिर इसके बाद परम शक्ति को IIT खड़गपुर एंड परम ब्रह्मा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में इंस्टॉल किया गया था। ये दोनों को अलग अलग डोमेन जैसे कि क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 लॉकडाउन से जो पुअर सिटीजन्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं उसको काउंटर करने के लिए टोटल 1.7 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है कि जिसके तहत पुअर सिटीजन्स को फ्री फूड एंड कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम को सबसे पहले दिसंबर 2016 में मार्च 2017 तक इम्प्लीमेंट किया गया था। तब ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जिसके भी पास इलीगल ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी का टोटल 50% एज अ पेनल्टी के तौर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा तो वो व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी ब्लैक मनी का अमाउंट है उसका 25% ये स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा और 4 साल बाद ये 25% वो व्यक्ति को वापस दिया जाएगा। ये स्कीम को फिर जून 2020 तक एक्सटेंड किया गया था और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम को नवंबर 2020 तक एक्सटेंड किया है। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो भी हेल्थ वर्कर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या तो क्लिनिक्स में कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनको 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलोग्राम वीट और राइस और 1 किलोग्राम ऑफ पल्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो फूड ग्रेन्स है उनको जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके ऊपर ये 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जो वर्कर्स है उनके वेज को 182 रुपीज़ पर डे से बढ़ा के 202 रुपीज़ पर डे किया जाएगा। फिर जो भी जनधन वुमन अकाउंट के होल्डर्स को पर मंथ 500 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड एंड पुअर विडोज़ को 1000 रुपीज़ एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फार्मर्स को PM किसान योजना के तहत 2000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरीज को यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनको फ्री LPG सिलेंडर्स दिए जाएंगे। और जो भी बिजनेस फर्म में 100 से कम वर्कर्स काम कर रहे हो और ये वर्कर्स में जो भी वर्कर्स पर मंथ 15,000 से कम कमा रहे हैं उनको उनके मंथली वेजेस के 24% उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। और ये स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर को रिहेबिलिट करने के लिए टोटल 31,000 करोड़ के फंड को यूज़ करने का ऑर्डर दिया है। अब बात करते हैं PM केयर्स फंड के बारे में। तो ये फंड का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि कोई भी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलामिटीज़ हो या तो फिर करंट कोविड-19 पेंडेमिक हो, तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए ये फंड को क्रिएट किया गया है। ये फंड के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर और ये फंड को डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये फंड में माइक्रो डोनेशंस भी दिए जा सकते हैं। माइक्रो डोनेशन यानी कि छोटे छोटे डोनेशन, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एक्सेट्रा। हालांकि PM केयर्स फंड जैसा ही और एक फंड एग्जिस्टेंस में है वो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो PM केयर्स एंड ये फंड में मेनली ये डिफरेंस है कि जो भी अमाउंट अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करता है तो वो CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर PM केयर्स फंड में वो बिजनेस एंटिटी कंट्रीब्यूट करता है तो वो एज ए CSR के तौर पे काउंट किया जाएगा। CSR के बारे में हमने पहले वीडियोस में देखा है। CSR के बारे में मैंने पहले की स्लाइड्स में बताया है। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड की बात करें तो इसको 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत को आज़ादी मिली थी तब पाकिस्तान से जो लोग भारत में माइग्रेट हुए थे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये फंड को क्रिएट किया गया था। ये फंड को मेनली नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंड को कोई भी बजटरी एलोकेशन प्रोवाइड
नहीं किया जाता है, यानी कि ये टोटली वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंड में से प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ही ये फंड को प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ही यूज़ किया जा सकता है और ये फंड इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक ट्रस्ट के तौर पे काम करता है। तो अब बात करते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बारे में। तो सिविल डिफेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे मेजर्स कि जब भी कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आए उसको डील करने के लिए, या तो कोई भी डिज़ास्टर की वजह से जो भी वाइटल सर्विसेज है जैसे कि कम्युनिकेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कुछ डैमेज हुआ हो तो उसको रिकवर करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो सिविल डिफेंस में आते हैं और ऐसे जो भी मेजर्स है वो सिविल डिफेंस पर्सनल इम्प्लीमेंट करता है। तो जो सिविल डिफेंस पर्सनल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के कोई पेड सर्वेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो वॉलंटरी बेसिस पे सिविल डिफेंस में एनरोल करते हैं। हालांकि इसमें एक छोटा सा पेड स्टाफ भी होता है। ये पूरा प्रोग्राम सिविल डिफेंस एक्ट के तहत ऑपरेट होता है। ये एक्ट को 2009 में अमेंड किया गया था। ये अमेंडमेंट में ऐसा था कि जो भी सिविल डिफेंस पर्सनल है उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी एक एडिशनल रोल दिया गया था। तो जो भी कोरोना वायरस है उसमें कई सारे सिविल डिफेंस पर्सनल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 रिसेंटली इन्वोक किया था। ये एक सेंट्रल लॉ है, हालांकि फिर भी ये स्टेट गवर्नमेंट को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सिविल डिफेंस पर्सनल को क्रिएट करने का पावर देती है और ये पूरे प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो डेप्यूटी कमिश्नर कंट्रोल करते हैं। तो अब ये जानते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भूटान या तो नेपाल का होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और एटलीस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि 4th क्लास उन्होंने पास किया होना चाहिए। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा ये 2 कंडीशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन में 3 साल तक का भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के बारे में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक रैंकिंग एक्सरसाइज है जो कि भारत के सभी रूरल एंड अर्बन एरियाज कितने क्लीन है और वो एरियाज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो स्वच्छता मिशंस है वो कितने टाइमली एंड इनोवेटिव मैनर में कंप्लीट करते हैं, उसके बेसिस पे ये रूरल एंड अर्बन एरियाज को रैंक करता है। ये सबसे पहले 2016 में 73 सिटीज के लिए लॉन्च किया गया था। ये सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 3 अलग अलग क्वार्टर्स में कंडक्ट करती है, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये जो सर्वेक्षण है वो सिटीज़ को 2 तरह से इवेल्यूएट करता है। सबसे पहला है कि जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो डेटा मिलता है वो, और दूसरा है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू डेटा मिलता है वो सिटीज़न को कॉल करके वो वैलिडेट करता है कि जो भी गवर्नमेंट ने क्लीनलीनेस के ऊपर जो भी डेटा दिया है वो सही है या नहीं। ये सर्वेक्षण, ये रैंकिंग एक्सरसाइज की मेनली 2 कैटेगरीज है। सबसे पहले है ऐसे सिटीज की जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा है, उसमें 2 सब कैटेगरीज है, 1 to 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबाव। और सेकंड कैटेगरी है ऐसे सिटीज की जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। यहाँ पे 5 अलग अलग जोन में ये कैटेगरी को सब डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ एरिया, ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट एरिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को रिलीज़ किया है वो 40 अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर आधारित है, सच एज गार्बेज लिफ्टिंग, वेस्ट कंपोस्टिंग, क्लीनलीनेस ड्राइव एक्सेट्रा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की हाइलाइट्स देखते हैं तो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में क्वार्टर 1 एंड 2 में इंदौर का फर्स्ट रैंक है। 1 to 10 लाख पॉपुलेशन में क्वार्टर 1 एंड 2 में जमशेदपुर का फर्स्ट रैंक है। और कैनटोनमेंट बोर्ड रैंकिंग्स में क्वार्टर 1 में तमिलनाडु ने टॉप किया है और क्वार्टर 2 में दिल्ली ने टॉप किया है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। रिसेंटली इंडिया हैज़ लिफ्टेड एक्सपोर्ट बैन ऑन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जब यूएस गवर्नमेंट की रिसर्च लैबोरेटरीज को ये पता चला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वो थोड़े सप्रेस किए जा सकते हैं, तो उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो तभी इंडियन गवर्नमेंट ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया था। हालांकि फिर रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पे
भारत की जो भी नेबरिंग कंट्रीज भारत की कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कंट्रीज और साथ ही साथ कुछ नेशंस जैसे कि यूएस जो कि कोविड-19 पेंडेमिक से सीवियरली अफेक्टेड है, ये दोनों कैटेगरी के नेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बैन लिफ्ट किया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें तो एक ओरल ड्रग है जो कि मेनली मलेरिया एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि आर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता है। रिसेंट स्टडी ने यह भी बताया था कि अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अकेले ही या तो एजिथ्रोमाइन के साथ अगर ले तो शायद कोविड-19 के वायरस के जो सिम्टम्स है उसको कम किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ये स्कीम का 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के सभी फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जाने तो यहाँ पे मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक स्क्रीनशॉट लिया है। सॉइल हेल्थ कार्ड मेनली जो फार्मर की सॉइल है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर कोई भी फार्मर को ये जानना है कि मेरी जो लैंड है वो कितनी फर्टाइल है, तो वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी टेस्टिंग लैब में जाके वहाँ पे सॉइल का सैंपल दे सकता है और वहाँ से ये पता लगा सकता है कि जो उसकी सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में मेनली 12 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बताई जाती है, वो स्पेसिफिक सॉइल सैंपल के बेस के ऊपर, जैसे कि वो सॉइल सैंपल में कितना सल्फर है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, तो ऐसे करके टोटल 12 न्यूट्रिएंट्स सॉइल हेल्थ कार्ड में बताए जाते हैं। और साथ ही साथ फार्मर को अपनी सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करना उसके लिए सजेशंस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो फार्मर को अगर राइस को अच्छी तरह से ग्रो करना है तो कितने अमाउंट में यूरिया चाहिए, जिंक चाहिए, बोरोन चाहिए, तो ऐसे करके टोटल कितना न्यूट्रिएंट कोई एक स्पेसिफिक फसल को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सॉइल हेल्थ कार्ड में बताया जाता है फार्मर को। और ये स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट 2 साल में एक बार फार्मर को ये कार्ड प्रोवाइड करती है। और ये स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट को जो सॉइल के लिए जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है कि जहाँ से फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं वो सेटअप करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंडिंग प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट 25% फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं सूत्रा पीक के बारे में। सूत्रा पीक का फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च एगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनियस काउस। ये टोटल 5 अलग अलग एंटिटीज का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भारत में जितनी भी इंडियन इंडिजिनियस काउज है उनके मिल्क और वो मिल्क से जो भी प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं उसका कंप्लीट साइंटिफिक रिसर्च करना, और ये जो इंडिजिनियस काउज है उनके मिल्क से जो भी कर्ड एंड घी प्रोड्यूस होता है उनकी न्यूट्रिशनल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च करना। और तीसरा है कि इंडियन ओरिजिन काउ के मिल्क से जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उनका एक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क डेवलप करना। पंचगव्य के ऊपर एक रिसर्च के लिए एक कमेटी फॉर्म हुई थी, उसके बारे में जानते हैं। 2017 में साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि सीड ने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य को कंस्टिट्यूट किया था। तो जो पंचगव्य है वो काउ से जो 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलती है, मिल्क, कर्ड, घी, डंग एंड यूरिन, उसका मिक्सचर है। ये माना जाता है कि पंचगव्य है वो शरीर के कई सारे डिसीजेस को क्योर कर सकता है।